हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इतिहास की क्लास को शुरू करते हैं और इतिहास की पृष्ठभूमि को समझते हैं। इतिहास की शुरुआत कहाँ से होती है और इतिहास कहते किसे हैं। सबसे पहले तो इतिहास किसे कहते हैं। बीती हुई घटनाओं के क्रमबद्ध संयोजन को ही इतिहास कहते हैं। इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है, जो कि यूनान के रहने वाले थे और उन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की थी। तो आइए हम लोग इतिहास की पृष्ठभूमि को समझते हैं। इतिहास को जनरली हम लोग 3 भागों में विभाजित करते हैं: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, उसे प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। और आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसका लिखित साक्ष्य तो प्राप्त है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता है, मतलब कि वो अपठनीय है, उसे हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। और ऐतिहासिक काल में हम लोग उस काल को कहते हैं जिसमें लिखित साक्ष्य प्राप्त हो, जिसे पढ़ा भी जा सकता है, उसे हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि प्रागैतिहासिक काल को जनरली 3 भागों में विभक्त किया जाता है। कौन कौन सा? तो पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। अब इसके काल को समझते हैं कि पुरापाषाण काल का समय कहाँ से कहाँ तक था। तो पुरापाषाण काल का समय जो था वो अज्ञात से लेकर के 8000 ईसा पूर्व तक था। और मध्यपाषाण काल का जो समय था 8000 ईसा पूर्व से लेकर के 4000 ईसा पूर्व तक था। और नवपाषाण काल का जो समय था वो 4000 ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व तक था। उसके बाद से आद्य ऐतिहासिक काल शुरू होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो ये आप लोग समझ गए कि इतिहास को हम लोग 3 भागों में विभाजित करते हैं: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। जिसका लिखित साक्ष्य नहीं हो उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, और जिसका लिखित साक्ष्य तो है लेकिन उसे हम पढ़ नहीं सकते हैं, उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। और ऐतिहासिक काल जिसका लिखित साक्ष्य है और उसे हम पढ़ भी सकते हैं, तो उसे हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उसको हम लोग देखते हैं कि प्रागैतिहासिक काल में 3 काल आता है: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। तो इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं उसको हम लोग देखते हैं। पुरापाषाण काल का समय जो है अज्ञात से लेकर के 8000 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। मध्यपाषाण काल का जो समय है 8000 ईसा पूर्व से लेकर के 4000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और नवपाषाण काल का समय 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है, ये क्लियर है, समय आप लोग समझ गए। अब देखिए पुरापाषाण काल की विशेषताएं क्या है। पुरापाषाण काल में क्या क्या हुआ था। तो पुरापाषाण काल, पाषाण का अर्थ होता है, सबसे पहले इसको हम समझते हैं। पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। तो इसका जो भी नामकरण किया गया है वो पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण, ये पत्थरों के आधार पर, पत्थरों से प्राप्त अवशेष जो भी है उनकी जांच करके, उनकी पहचान, उनके आधार पर ही हम इन काल को विभक्त करते हैं। तो पुरापाषाण काल के अंतर्गत क्या क्या हुआ था। तो पत्थरों के बड़े औजार प्राप्त होते थे। पत्थरों के बड़े औजार जैसे कि कुल्हाड़ी वगैरह प्राप्त होते थे पुरापाषाण काल में, तो इसे हम पुरापाषाण काल में रखते हैं। आग का आविष्कार भी पुरापाषाण काल में ही हुआ था। फिर अब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बिहार के मुंगेर और नालंदा जिले से पुरापाषाण कालीन औजार मिले हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए हम आगे देखते हैं मध्यपाषाण काल में क्या विशेषता है। मध्यपाषाण काल में जनरली पत्थर के छोटे औजार पाए जाते थे और नुकीले और धारदार औजार। मध्यपाषाण काल की विशेषता यही है कि पत्थरों के जो औजार होते थे वो नुकीले और धारदार होते थे। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं आइए देखते हैं। बिहार का मुंगेर जिला, और ये पहले तो बिहार में ही था, अभी ये झारखंड में है। रांची, सीभूम, पलामू और धनबाद, इन सभी जगहों से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में रहते हैं कि मध्यपाषाण कालीन औजार इनमें कहाँ से मिलते हैं। तो मुंगेर, रांची, सीभूम, पलामू और धनबाद से मध्यपाषाण काल के औजार मिलते हैं, जो कि पत्थर के छोटे और नुकीले और धारदार औजार होते थे। क्लियर है। अब आइए देखते हैं नवपाषाण काल।
नवपाषाण काल का समय 4000 ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। इसकी विशेषता क्या है? तो पत्थर एवं हड्डियों। अब देखिए यहाँ पे पत्थरों के मोटे औजार पाए जाते थे, उससे थोड़ा सा डेवलप हुआ तो यहाँ पत्थरों के छोटे औजार और नुकीले धारदार औजार पाए जाने लगे। फिर उससे थोड़ा सा डेवलप हुआ तो पत्थरों एवं हड्डियों की, क्योंकि उस समय मानव जो थे वो जानवरों का शिकार करते थे और उनकी जो अवशेष हड्डियाँ बचती थी उनका वो हथियार के रूप में प्रयोग करते थे। तो नवपाषाण काल की विशेषता क्या है? पत्थर एवं हड्डियों के औजार। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? ये बहुत सारे पीसीएस एग्जाम में भी पूछे गए हैं क्वेश्चन। तो सारण, बिहार के सारण जिला के चिरांद नामक जगह और चेचर यानी कि वैशाली जिला में ये चेचर नामक स्थान है, इन दोनों जगहों से नवपाषाण कालीन औजार मिले हैं। तो इतना तक तो आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो ये था हमारा प्रागैतिहासिक काल, जिसको हम 3 भागों में विभाजित करते हैं और तीनों की क्या क्या विशेषताएं हैं उसको हम लोग यहाँ पे देख लिए। अब आइए देखते हैं, ये हमारा प्रागैतिहासिक काल हो गया। अब हम लोग ऐतिहासिक काल को आदि ऐतिहासिक काल को देखते हैं कि आदि ऐतिहासिक काल की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो जनरली देखिए हम लोग पढ़ाई की दृष्टि से आदि ऐतिहासिक काल को 2 भागों में विभाजित करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता एक बहुत ही प्राचीन सभ्यता है, बहुत ही प्रचलित सभ्यता है। इससे मोस्ट ऑफ एग्जाम में क्वेश्चंस रहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का काल तो ऐसे बहुत सारे इतिहासकारों द्वारा अलग अलग मत दिया गया है। ये सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग अलग से भी पढ़ेंगे, इसको टॉपिक के रूप में पढ़ेंगे। तो बाद में इसके बारे में हम और विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के काल से रिलेटेड क्या क्या फैक्ट्स हैं। अभी हम लोग यहाँ पे जनरली एक ओवरऑल मान लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय काल था वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ऐसा हम लोग इसमें मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक माना जाता है। अब कौन से इतिहासकार क्या बोले हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का डिटेल्स पढ़ेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे। ठीक है। और वैदिक सभ्यता क्या था? वैदिक सभ्यता 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व के काल को हम लोग वैदिक सभ्यता के अंतर्गत रखते हैं। तो आइए वैदिक सभ्यता को भी 2 भागों में विभक्त करते हैं। तो वैदिक सभ्यता में ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का समय काल जो था वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक था, जबकि उत्तर वैदिक काल का समय जो था 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक था। ये हो गया हमारा, यहाँ पे हमने प्रागैतिहासिक काल को अच्छे से समझा। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटते हैं। यहाँ पे हमने आदि ऐतिहासिक काल को समझा, आदि ऐतिहासिक काल को 2 भागों में बांटते हैं। अब बच गया हमारा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? जिसका लिखित साक्ष्य हो और जिसे हम पढ़ भी सकते हैं। तो ऐतिहासिक काल को देखते हैं। आइए, ऐतिहासिक काल को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। जो पहला है प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत और तीसरा आधुनिक भारत। प्राचीन भारत का समय जो है 600 ईसा पूर्व से लेकर के 712 ईस्वी। ये देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे 600 ईसा पूर्व है, जबकि ये 712 ईस्वी है। आपने पढ़ा होगा 712 ईस्वी अरबों का भारत पर आक्रमण, यहीं से मध्यकालीन भारत की शुरुआत मानी जाती है। तो ये प्राचीन भारत का समय काल है 600 ईसा पूर्व से लेकर के 712 ईस्वी तक। क्लियर है? मध्यकालीन भारत का समय 712 ईस्वी से लेकर के 1707 ईस्वी यानी कि औरंगजेब तक के समय को हम लोग मध्यकालीन भारत के अंतर्गत पढ़ते हैं। और 1707 से यहाँ से प्रारंभ होता है उत्तरवर्ती मुगल शासन। यहाँ से 1707 ईस्वी से लेकर के अब तक के काल को हम लोग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो ये वीडियो मैं स्पेशली इसलिए बनाई थी ताकि आपके दिमाग में ये समझ में आ जाए कि इतिहास को हम लोग कैसे कैसे पढ़ना है, इतिहास को हम लोग कैसे बांटते हैं 3 भागों में। फिर प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटे, फिर आदि ऐतिहासिक को 2 भागों में और ऐतिहासिक को भी 3 भागों में। तो इससे आपको अंदाज़ा मिल गया होगा कि इतिहास की समझ तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि इतिहास को कैसे कैसे बांटा गया है और क्या क्रम है और कैसे हमको पढ़ाई करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आदि ऐतिहासिक काल को पढ़ेंगे कि आदि ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता को देखेंगे।
तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और एक दो बार अच्छे से देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। और समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। थैंक यू।